आउट ऑफ द टर्न क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे, क्योंकि शायद मैं वो भूलना चाहूँ। तो एक क्वेश्चन है संजय भाई, बड़े यूट्यूब पे वीडियोस ऐसी आ रही हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ, वो आप बहुत सही से एड्रेस करेंगे उसको, कि 2026 में 2027 में एसआईपी बंद कर देनी चाहिए अपनी। क्यों बंद करनी? देखिए, एसआईपी बंद करना तो सबसे बड़ा क्राइम है। ये एक रिसर्च की गई थी कि 20 साल में अगर आप एसआईपी करते हैं और उसमें से वो 10 दिन मिस कर जाते हैं जो सबसे बड़े मूव्स थे, तो आपका रिटर्न जो शायद समझो 14% बनना था, वो 8% रह जाता है। इतना फर्क आ जाता 20 साल में 10 दिन कह रहा हूं। है। अब किसको पता है वो 10 दिन कौन से होने वाले हैं? बिल्कुल। तो फिर क्यों बाहर जाना मार्केट से? स्टेइंग इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वेयर यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड आपका क्यों पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कब पैसा चाहिए। जब आपको पता है मुझे 2 साल बाद पैसा चाहिए, तो फिर आप मार्केट्स में आओ मत ना। क्यों आ रहे हो मार्केट्स में? फिर जो हो रहा है मार्केट्स में, कोई एसेट भाग रहा है, कोई एसेट नहीं भाग रहा है, कोई गिर गया है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। 2 साल पहले तक गोल्ड और सिल्वर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं परफॉर्म कर रहा था, पर था 10% था। पिछले 2 साल में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बाकी ने नहीं किया, तो पोर्टफोलियो फिर भी 12-14% ऊपर चला गया। अब गोल्ड सिल्वर नीचे आएगा, हो सकता है कुछ और परफॉर्म कर जाएगा, वो वापस समथिंग और द अदर विल वर्क इन योर पोर्टफोलियो, एंड यू जस्ट हैव टू एंश्योर 20 साल आप उस पर स्टिक रहो। तो कुछ काम करते करते पोर्टफोलियो का साइज बढ़ जाता है फिर। बिल्कुल, और अगर किसी के लिए नहीं कर रहे, आपके लिए नहीं कर रहे, तो फिर किसी के लिए भी नहीं करेगा। ऑब्वियसली फिर फोमो किस बात का है भाई? फोमो किस? देखिए, पीपल बिकम रिच इन शॉर्ट टर्म नॉट बाय देयर पैसिव इनकम, बाय देयर एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम। तो आप फोकस एक्टिव इनकम पे करो ना, अपना बिजनेस बेटर करो, जॉब में बेटर हो जाओ, स्किल्स को बेटर करो। और अगर आपने फुल टाइम इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग को अपना जॉब बना लिया, तो फिर उसको उस तरह करना पड़ेगा आपको। फिर उसमें आपको पैसिव इनकम के और सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरीके से आप पैसिव इनकम एक्टिव इनकम के सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे कि आप एक्टिव इनकम वहां से कैसे कमा सकते हो। बट सिर्फ ट्रेडिंग करके कोई पैसा कमाए, वैसे बहुत कम लोग देखे मैंने। संजय भाई, गोल्ड पे क्वेश्चन मिस हो गया कि अगर अभी को इन्वेस्ट कर रहा है अभी, क्योंकि तो फिर गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में कितना रखें? 5 to 10%। मतलब अभी भी 5 to 10%? हाँ, हमेशा 5 to 10%। ओके, लोगों को अब लग रहा है इसलिए मैंने कहा ना 10% आप रख लो और वो गोल्ड सिल्वर वाला म्यूचुअल फंड खरीद लो। डन। बस सिंपल हो गया आपका। आपको उसके बाद सरदर्द लेना ही नहीं है। अभी एक म्यूचुअल फंड था, मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे बता ही सकता हूँ। ईडलवाइज ने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था 3 साल पहले, गोल्ड सिल्वर का 50-50 म्यूचुअल फंड था। ठीक है। 10 रुपए का एनएवी था, 40 रुपए हो गया। ओके। अब इसमें आपका क्या दिमाग लगा एज अ इन्वेस्टर? कुछ नहीं। तो बढ़िया था ना, अगर आप 10 रुपए से एसआईपी चालू करते, आज आपकी एवरेज 20 रुपए होती और आपका वैल्यू 40 रुपए था। वो 40 रुपए गिर के 20% गिर भी जाता तो भी 32 रुपीज होता। तो आप 20 से 32 पे तो होते। बिल्कुल। ये आपको समझना पड़ेगा कि जितना मेरा परचेज प्राइस है उससे मैं ऊपर हूं, और जितने यूनिट से ज्यादा हो मेरे पास, तो मैं पैसा बना लूंगा। सिंपल बात। फाइन। संजय भाई, क्या एसआईपी की डेट भी मैटर करती है? क्या पहले तारीख को, 10 तारीख को, 25 नोबडी तारीख को? कैन क्या? प्रेडिक्ट। ये सब टाइम पास है। वो कि पूरी पुराना बैक टेस्टिंग करके आप बता दो कि कोई जिसने 15 तारीख को डाली थी उसका 0.04% रिटर्न ज्यादा है, तो आई थिंक वो लड़ाई मैं नहीं लड़ सकता भाई। आपको इवन आउट करना है, 4 एसआईपी है, हर हफ्ते एक डाल दो, खत्म करो। मैं देख रहा था ऐसी बड़ी रील लोग शेयर करते वो रहते हैं। देखिए, वायरल होने के लिए कुछ भी हो सकता है। हर चीज को मानने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल। संजय भाई, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, आप किसको मतलब प्रेफर करेंगे? देखिए, म्यूचुअल फंड उसके लिए है जो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो को देख भी नहीं सकता, ठीक है। जिसके पास टाइम ही नहीं है। ईटीएफ उस व्यक्ति के लिए जो थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है। मतलब जैसे हम दिन में आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट 15 मिनट एक्टिव होते हैं, देख लेते हैं कौन सा ईटीएफ गिरा है और उसको खरीद लेते हैं। इट्स अ लिटिल मोर एक्टिव स्ट्रेटजी फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट। और बट सबसे मजेदार बात यह है कि आपको ईटीएफ में जो चांस मिलता है वो डे के लो पे, या डे पे जब वो बहुत मैसिव गिर जाता है, आप उस टाइम पे खरीद सकते हो उसको। म्यूचुअल फंड में आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एनएवी एक ही बार इशू होता है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा आपको बेनिफिट यहाँ पे है। संजय भाई, एक क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे लोग ना गोल्स के लिए एसआईपी नहीं करते। आई थिंक हमने वो एड्रेस कर दिया। हाँ। बट व्हाट इफ यू डोंट हैव अ गोल एंड जस्ट वांट टू बी वेल्दी? तो बस यही है ना, तो then it's not that you don't have a goal. Your goal is to build legacy wealth. ओके, हाँ बिल्कुल। अब लेगेसी वेल्थ मतलब लॉन्ग टर्म मतलब हाई रिस्क एंड झेलो वॉलेटिलिटी जितनी झेल सकते हो। टेंशन फ्री। टेंशन फ्री। पिताजी ने प्लॉट लिया था, क्यों? बच्चों के लिए। तो भूल गए पिताजी, तो उनको पता भी नहीं वो प्लॉट है उनके पास। बिल्कुल। संजय भाई, एक्सपेंस रेशियो कितना इंपॉर्टेंट होता है? ये भी, इस पे भी एक सवाल है। एक क्वेश्चन था कि अगर किसी का पोर्टफोलियो 50 लाख हो गया या फिर इवन 1-2 करोड़ हो गया, आप ऐसे पोर्टफोलियोज देखते होंगे, तो उसमें अगर 1% भी एक्सपेंस रेशियो है तो 50 लाख इट्स काइंड ऑफ के 50,000 जा रहे हैं हमारे। अगर 1 करोड़ हो गया तो फिर 1 लाख साल के सिर्फ म्यूचुअल फंड ले रहा है। नेगेटिव वो पॉजिटिव, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो ले रहा है। तो ये कहाँ तक जस्टिफिकेशन इसका? देखिए, अगर आपका एक्टिव फंड है तो आप उससे क्या चाहते हो कि वो बेंचमार्क को बीट करे। तो अगर वो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट कर रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, तो क्यों परेशान होना? दे दो ना ज्यादा थोड़ा पैसा, वो मैनेज करके आपको बेंचमार्क को बीट ही करके दे रहा है ना।
तो इट्स ओके टू गिव दैट मनी टू। लेकिन संजय भाई ये भी चीज़ आती है कि मोस्ट ऑफ द जितने भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, एएमसीज होती हैं, उनके म्यूचुअल फंड जो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते आते, निफ्टी 50 को बेंचमार्क को बहुत कम लोग बीट कर पाते हैं। तो क्या ये इसलिए तो आपको जब चेक कर रहे हो, तो जब आप म्यूचुअल फंड देख रहे हो, तो ये कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट करना आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखना पड़ता है। ओके, अगर आपने 5 टाइम फ्रेम्स में देखा, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 6 मंथ्स, और आपको देखा यार मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे ये बीट कर रहा है, तो देयर इज अ चांस वो बीट कर लेगा। कुछ फंड्स होते हैं जो पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिर वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ साइकिल है ये, पार्ट ऑफ साइकिल है। म्यूचुअल फंड में संजय भाई ओवर डाइवर्सिफिकेशन की भी जैसी कोई चीज़ होती है क्या? मैंने अक्सर देखा है कि मतलब लोग क्या करते हैं कि 3-4 म्यूचुअल फंड बहुत सही उन्होंने पिक किए हुए होते हैं, आपने बता दिया, किसी ने बता दिया, उनको उन्होंने ले लिया। अभी क्या हुआ, विद इन 2 साल क्या हुआ, उनको बंद करके उन्होंने म्यूचुअल फंड कोई और एक्सपर्ट देख लिया, तो उसके वाले स्टार्ट कर दिए, फिर वो रख के, फिर मेरे कजन है उसकी बात बता रहा हूँ, ज़ू बना देते हैं। एग्जैक्टली, और फिर उसके अभी 12-13 हो गए, वो 12-13 हज़ार रुपए की SIP करता है लिटरल। तो 12-13 फंड्स हो गए, उसने कहा पहले मैं इसमें करता था, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इस चीज को क्या कहेंगे लोग की हैबिट क्या, वो कहते हैं कि कंपाउंडिंग नहीं होती, दे आर सर्चिंग फॉर द बेस्ट एंड दे हैव टू सर्च फॉर द राइट। ओके, वो गलत जगह ढूंढ रहे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। मतलब देखिए, इससे आप क्या होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओवरलैप। देखिए म्यूचुअल फंड अंत में तो वही जाके HDFC खरीद रहा है, कोई ICICI खरीद रहा है, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, मेजर पोर्टफोलियो तो वही है उनका। अब किसी ने रिलायंस 6% खरीदा होगा, किसी ने रिलायंस 2% खरीदा होगा, वो उनका व्यू होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में, पर होगा जरूर उनके पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस उनके पोर्टफोलियो में होगा नहीं। तो आपको ये चेक करना चाहिए आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2-3 हिस्सों में चीज़ों को बांट दीजिए। एक है खिचड़ी, फ्लेक्सी मल्टी, एक है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप विच इज फोकस्ड, और एक है इन्वेस्टिंग स्टाइल विच इज वैल्यू मोमेंटम। इसके अराउंड अगर आप, मैं कहता हूं चलो हर कैटेगरी में एक फंड भी ले लेते हो, तो भी आप 5-6 फंड्स तक ही पहुंचोगे मैक्सिमम, एंड यू विल हैव कवर्ड एवरीथिंग इन द मार्केट। अब आपके पास मार्केट में कुछ बचेगा नहीं कवर करने को। और हम हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी यही स्ट्रैटेजी लगाते हैं। ठीक है, हमारे जिनका पोर्टफोलियो बड़ा होता है, मतलब जिनकी SIP 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख भी होती है, किसी का लमसम 2 करोड़ रुपए लगाना है, तो उस टाइम पे आपको उसमें आप यही कैटेगराइज कर लेते हो कि फ्लेक्सी। अच्छा, जब हम फ्लेक्सी डाल देते हो, हम लार्ज कैप नहीं डालते, हमें पता होता है फ्लेक्सी अपने आप में ही लार्ज कैप है। आपने मल्टी डाल दिया तो आपने खेल लिया, बट वो बोलता है कि नहीं सर मेरे को और थोड़ा रिस्क लेना है, तो आपने मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़ा ऐड कर दिया, फिर वो इन्वेस्टिंग स्टाइल पे कर दिया। अब इन्वेस्टिंग स्टाइल में वो कहता है कि यार सर यहाँ मैं थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहता हूँ, तो वैल्यू डाल दिया। एज सिंपल एज दैट। वो पीछे बैठ के फंड हाउस कर रहा है ना अपना काम। लेकिन संजय भाई एक अर्ज होती है लोगों की ना, हर दिन पोर्टफोलियो, हर रात को 10 बजे पोर्टफोलियो देखना होता है। तो आप एज एन एक्सपीरियंस्ड गाय, आप इतना मैनेज कर रहे हो, मतलब सब चीज़ें, तो आप क्या एडवाइस करेंगे, ये जो अर्ज है इसको कैसे कम किया जाए कि मतलब स्टॉक्स पूरे दिन देखना होता है, करना कुछ नहीं है, पूरे दिन देखना है, म्यूचुअल फंड भी देखना है पूरे दिन, और क्या कहते हैं आपको स्टॉक्स मार्केट भी पूरे दिन देखनी है? इसका तो क्या ही जवाब दूं मैं। वो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, फूकने वालों को फूकने का बहाना चाहिए। मतलब कोई भी जस्टिफिकेशन आ जाता है। स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, चलो मैं सिगरेट फूक लेता हूँ। हाँ, क्या कहते हैं, मोशन नहीं हो रहा है तो मैं सिगरेट फूक लेता हूँ। ऐसे ऐसे मैंने रीज़न सुने हैं लोगों के सिगरेट फूकने के। तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। एक चीज़ आप कर सकते हो कि अपने माइंड में एक नंबर बना लो जो आप लेगेसी वेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए बना लो। अगर आप महीने का 50,000 कमाते हो, आप बोलते हो मैं 2,000 रुपये लेगेसी वेल्थ पे डाल सकता हूँ। उस 2,000 रुपये को अलग ऐप से निवेश करो और उस ऐप को डिलीट कर दो। ओके, जो मस्ती करनी है थोड़ा बहुत देखते रहना, इधर देखते रहो। जो आप लेगेसी वेल्थ का पैसा डाल रहे हो उसको रोज मत देखो। दैट इज द थिंग। हाँ, एटलीस्ट उतना कर दो। बाकी जो टाइम पास करना है जितना, अब वो आपकी इच्छा है, जितना रोक सकते हो रोक लो, तो उसका कोई तरीका नहीं है। 2026-2027 में लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अगर आप 1 साल के होराइजन के लिए देख रहे हैं, 1 या 2 साल के होराइजन के लिए देख रहे हैं, इक्विटी मार्केट्स में मत आइए। मुझे इक्विटी मार्केट से बहुत ज़्यादा अभी उम्मीद नहीं है जब तक अर्निंग्स नहीं बढ़ जाती। ठीक है, मैं इक्विटी मार्केट्स में रहूंगा, मैं ये डिस्क्लेमर भी देता हूँ, बिकॉज मेरा होराइजन डेथ है। ठीक है, अब वो डेथ कब आ रही है वो हमारे को किसी को नहीं पता, पर मेरा होराइजन डेथ है, मेरे को नहीं चाहिए पैसा उस तब तक। तो अगर आपका होराइजन छोटा है तो पहले अपना पैसा क्यों चाहिए, पैसा कब चाहिए, पैसा कितना चाहिए, ये लिख लीजिए। अगर वो होराइजन 3 साल से नीचे है तो इक्विटी मार्केट्स की तरफ देखिए मैं मत। और अगर देखना है तो सिर्फ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंकिंग के जो बॉन्ड फंड्स होते हैं वो फंड्स हैं, आप उनमें निवेश कर लीजिए। थोड़ा बहुत गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर की तरफ देखना भी नहीं। ठीक है, ये आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए। अगर आप 3 साल से नीचे हैं, 90% आपका डेट पे होना चाहिए, 10% मैक्सिमम आप गोल्ड में रख लेते हैं। अगर आप 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में आ रहे हैं तो आप 20-30% इक्विटी जो है ऐड कर सकते हैं। और उसको ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका है हाइब्रिड फंड्स। आप हाइब्रिड फंड्स
से ऐड कर सकते हैं, या इक्विटी सेविंग स्कीम्स आती हैं Okay. म्यूचुअल फंड्स की हैं। देखिए हमारे म्यूचुअल फंड्स में ना आयस भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या है? बुफे है। एग्जैक्टली। आपको कॉन्टिनेंटल खाना है, आपको चाइनीज खाना है, आपको इटालियन खाना सब चीज़ मिलेगा। है, सब चीज़ मिलेगा, पर आप खिचड़ी मत बना दो। फिर पता चला कि आपने प्लेट में दाल डाल दी और बगल में पास्ता डाल दिया, बिल्कुल। ठीक है, और वहीं पे गुलाब जामुन भी डाल दिया, तो वो मत करो। थोड़ा अलग-अलग प्लेट अलग अलग खाओ, अलग अलग प्लेट्स में खाओ, या एटलीस्ट कटोरियाँ अलग कर दो, सेक्शनाइज अलग कर दो, ठीक है ना। तो इसमें आपको इक्विटी सेविंग्स फंड मिल जाते हैं, आपको क्या कहते हैं, हाइब्रिड फंड्स मिल जाते हैं। अगर थोड़े आप अग्रेसिव जाना चाहते हो तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स मिल जाते हैं। बस इस कैटेगरी में ज़्यादा रहिए, अगेन वो भी 30-40% तक रहिए, बाकी डेट में रहिए। जब आप 6 साल से ऊपर जाते हैं, 6 से 10 साल जाते हैं, तब आप इक्विटी का एक्सपोजर 50 to 60% तक लेके जा सकते हैं। और जब आप 10 साल से ऊपर जाते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप बड़ा मतलब बेट्स ले सकते हैं इक्विटी के ऊपर। ओके, 10 साल में स्मॉल कैप मिड कैप भी आ सकता है। 6 से ऊपर भी आ सकता है। ओके। 5-6 साल के अंदर अंदर आपको स्मॉल कैप मिड कैप पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आपको उस कैटेगरी में प्ले करना है तो 10% आप मल्टी कैप ले लो, बस उससे ज़्यादा मत लो। तो मल्टी कैप आपको वो एक्सपोजर दे देगा, रिक्विजिट एक्सपोजर दे देगा, बट उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। संजय भाई, इस पे आगे बात करूंगा आपसे, मतलब मेरा क्वेश्चन है स्मॉल कैप से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले आपने ये कहा कि अर्निंग पे आपको भी थोड़ा भरोसा हाँ, सा नहीं भरोसा लग रहा नहीं है। तो इसमें एक सवाल आया था कि इंडिया की जो मतलब कंपनीज की पी रेशो जो है वो काफ़ी ऊपर है, 50s में, 60s, इवन कुछ कुछ तो 90s, और कुछ तो मतलब इन्फ्लेट करके रखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में लोग ये कहते हैं कि यार जब लोगों के पास पैसा आ रहा है एएमसी के पास, तो उसको तो कुछ ना कुछ खरीदना है, और वो खरीदने पे मजबूर हैं, वो ऐसी चीज़ों में पैसा डाल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। आईपीओस में अंधा पैसा भरा हुआ है, और ऐसे स्टॉक्स खरीदे हुए हैं जिनके 90, 100, 60, 70, 80 पी है। तो स्टॉक्स जितना भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, ये लोग ये सब ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं, और इसकी वजह से एक रिस्क पैदा हो जाता है पूरी मार्केट में। तो मार्केट ऊपर बढ़ती जाती है, और जब ये जो आपकी पी है जो रेशो पे आएगी, सेटल होगी, तो जाके मार्केट गिरेगी और फिर लॉस होगा। अच्छा, मतलब क्वेश्चन इसमें ये है कि प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा हो चुका है और अंधा परचेज हो रहा है। ऐसा देखिए, प्राइस टू अर्निंग जो है ना वो एक रिलेटिव टर्म है। प्राइस टू अर्निंग को अकेला आप नहीं देख सकते, प्राइस टू अर्निंग को ग्रोथ के साथ देखना पड़ता है। अब किसी कंपनी ने अपनी अर्निंग पिछले साल से इस साल में 100% बढ़ा दी, ठीक है, और उसका प्राइस टू अर्निंग 50 है, तो मेरे हिसाब से बहुत सस्ती कंपनी है। ठीक है, ठीक है, अगर उसकी ग्रोथ आगे प्रोजेक्टेड अच्छी है तो हाई पी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंपनी होती थी, अगेन नो रिकमेंडेशन, जस्ट एन एग्जांपल, टाटा की कंपनी थी ट्रेंट, बहुत समय तक बहुत अच्छे प्राइस टू अर्निंग पे चली। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स इस स्पीड से बढ़ रही थी जिसका हिसाब ही नहीं था। जूडियो बिल्कुल का शोरूम हर गली नुक्कड़ में बड़ा बड़ा शोरूम खुल रहा था, 999 में कपड़ा था तो सब जाके खरीद रहे थे। अब उसकी अर्निंग्स स्लो हुई तो प्राइस गिर गया। तो ये तो चलता रहेगा। अब वो नया स्ट्रैटेजी लाएंगे, नया स्ट्रैटेजी जब लाएंगे फिर से अर्निंग्स बढ़ेगी, जब फिर से अर्निंग्स बढ़ेगी तो फिर से उसका प्राइस टू अर्निंग्स ठीक हो जाएगा। अब अगर आपको प्राइस टू अर्निंग्स की बहुत टेंशन है तो इन दैट केस काइंडली गो फॉर वैल्यू फंड्स। ओके, ठीक है, वैल्यू फंड्स में क्या होता है, वैल्यू फंड्स लो प्राइस टू अर्निंग वाले जो है स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको परचेज करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड को इवैल्यूएट करें तो उसका प्राइस टू अर्निंग देख लिया, हर म्यूचुअल फंड का भी प्राइस टू अर्निंग। ठीक। अब फॉर एग्जांपल, मैं अगेन नो रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस बता रहा हूँ। जैसे स्मॉल कैप्स है, स्मॉल कैप्स में अगर आप देखेंगे क्वांट का स्मॉल कैप, तो दैट वर्क्स ऑन अ मोमेंटम स्ट्रैटेजी। वो भागते हुए घोड़ा पे पैसा लगाते हैं, तो उनका प्राइस टू अर्निंग आपको 35-40 दिख जाएगा। और दूसरी तरफ है बंधन स्मॉल कैप। बंधन स्मॉल कैप जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पे चलता है, उसका आपको प्राइस टू अर्निंग दिख रहा है 15, 16, 18। अब आप ये देखो कि दोनों का थॉट प्रोसेस कितना अलग है, कि बंधन वो कंपनीज उठा रहा है जिनकी प्राइस टू अर्निंग कम है, और क्वांट वो कंपनीज उठा रहा है जिनकी प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है। अब आते हैं दोनों के रिटर्न्स पे। अगर आप 2020 से लेकर 2023 तक देखो तो हीरो क्वांट स्मॉल कैप था, सबके मुंह पे एक ही नाम था, क्वांट स्मॉल कैप, 50% रिटर्न। क्यों? क्योंकि वो समय मोमेंटम का था। फिर आया वैल्यू का समय, तो 2023 से लेकर 2026 तक का विनर कौन रहा? बंधन स्मॉल कैप बन गया। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू ओरिएंटेड पिक्स ली। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर क्या करे? मेरे को तो स्मॉल कैप में जाना, नो प्रॉब्लम। मोमेंटम देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि मोमेंटम उल्टा भी पड़ सकता है, जो क्वांट फ्लेक्सी कैप ने क्वांट के स्मॉल कैप ने किया। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, इफ यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बट यू स्टिल वांट टू हैव मोमेंटम इन योर प्ले, और आप 10,000 की SIP करना चाहते हो सिर्फ स्मॉल कैप में, आपके तो सर मेरे को स्मॉल कैप खेलना है, 15 साल के लिए खेलूंगा, तो क्या करो? तो एक आप 70 to 80% ऐसा म्यूचुअल फंड लो जो वैल्यू है, ठीक है, और 20 to 30 ऐसा ले लो जो मोमेंटम है। ओवर टाइम ये आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मोमेंटम का जमाना आएगा तो क्वांट आपको दे देगा, जब वैल्यू का जमाना रहेगा तो वो दूसरे वाला आपको दे देगा। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। इसको मैं सचिन सहवाग स्ट्रैटेजी कहता हूँ। जैसे सचिन, आपको सबको पता है, सचिन सहवाग बैटिंग ओपन करते थे। सचिन वैल्यू प्लेयर थे, सहवाग मोमेंटम प्लेयर थे। जब उनका टाइम आता था ऐसा ठोकते थे जिसका हिसाब नहीं, पर आउट भी जल्दी हो जाते थे कभी कभी। तो आपको टीम में हर तरह का प्लेयर चाहिए होता है।
आपकी टीम सिर्फ सचिन से नहीं बन सकती, आपकी टीम सिर्फ सहवाग से नहीं बन सकती। तो ये सचिन सहवाग की भी अगर आप स्ट्रैटेजी लगा लो और एक मोमेंटम, एक वैल्यू फंड लगा लो, एक्चुअली आपको जीवन में तीसरे किसी फंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फिर भी अपने बेंचमार्क को, निफ्टी 500 को बहुत प्यार से बीट कर जाओगे। और ये मैं मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ, उनको बस सिंपल ये समझना होता है कि आइडेंटिफाई कौन सा करना है, उसके कुछ रूल्स होते हैं सिंपल, और उसके बाद उसका प्रपोर्शन क्या रखना है। ठीक है, कि खाने की थाली में गुलाब जामुन कितना रखना है रखना है, और चाय खिचड़ी कितनी रखनी है और ये कितना रखना है, वो बस मिक्स ठीक रख लीजिए, अपने चॉइस के हिसाब से रख लीजिए। कुछ लोग को हो सकता है कि नहीं सर मैं तो मोमेंटम प्लेयर हूं, मेरे को वॉलेटिलिटी से फर्क नहीं पड़ता, 50-50 कर लो भाई, 60-40 कर लो। तो वो रेशियो आप चेंज कर सकते हो एज पर योर टेस्ट, है ना। वो भैया भी पूछते हैं ना पानी पूरी के टाइम एग्जैक्टली कि कौन से वाला दूं, मीठे वाला दूं कि तीखे वाला दूं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं तीखे वाला दे सिर्फ, ठीक है, वो गलत थोड़ी है, उसका टेस्ट है, उसको जमता है, उसका पाचन उसको संभाल पाता है। तो आप भी अपना पाचन देखो ना क्या है। सर भाई, इनिशियली जब आप बात कर रहे थे तो उसमें आपने बात किया था कि गोल्स होने चाहिए। गोल्स में आपने कहा था रिटायरमेंट प्लानिंग पे आपकी वीडियोस बहुत चलती हैं। उसमें मैं एक चीज़ देख रहा था कि आजकल हर कोई जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में ही सोचने लगा है। बंदे को क्या करना है, सिर्फ रिटायर ही होना है। वो लिटरली 40 साल 45 साल में रिटायर होना चाहता है। तो क्या ये फीजिबल है कि हर कोई 40 से 45 साल में रिटायर हो ही जाएगा? हर कोई क्योंकि इसी टाइम फ्रेम पे चलता है, उसको लगता है वो SWP जो है वो 40 साल 45 साल के अंदर मुझे रिटायर कर देगी। देखिए, मैं एक्चुअली इट्स नॉट रिटायर, लोग फायर कहते हैं, हम फाइबर कहते हैं। ओके फाइबर का मतलब होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर रिटायरमेंट ओके, टू एंजॉय। ठीक है ठीक है, रिटायर का तो मतलब होता था कि आदमी काम नहीं करेगा। बिल्कुल। अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ तो मैं तो उसके बाद ज्यादा काम करने लग गया, क्योंकि मेरे को मेरा पर्पस मिला। मुझे जो काम करने में मजा आता था वो मैं कर पाया। तो मैं लोगों को ये कहता हूं कि आपको अपना फाइबर निकालना है, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, पर्पसफुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। और उसके बाद जो है आप अपना काम करते रहिए, पर ये एक नंबर होना चाहिए जिससे आपको एक कंफर्ट रहे कि यार मैं थोड़े बेट्स ले सकता हूँ लाइफ में। आई वांट टू बिल्ड समथिंग, मेरे को स्टार्टअप बनाना है, मेरे को पब्लिक सर्विस करनी है, मेरे को क्रिएटर बनना है, कोच बनना है, टीचर बनना है जैसे मुझे बनना था। कोई ना कोई गोल सबका हो सकता है, किसी को गेम्स खेलनी है, किसी को आर्टिस्ट बनना है। तो आप उसको फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंस तो चाहिए। पैसे का थॉट आपके दिमाग से निकल जाए उतना तो पैसा आपको चाहिए ही चाहिए, उतना तो फिर कैसे ही काम होगा। तो ये किया जा सकता है। उसके लिए दो रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। एक तो आपका, वो कहते हैं ना हर आज़ादी खून मांगती है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था ना, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी तरीके से ये आज़ादी भी खून मांगती है। खून क्या मांगती है कि शुरुआत में आपको अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा, ठीक है, निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप निवेश करोगे, खर्चों को नियमित रखोगे, उतना जल्दी आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करोगे, एंड देन यू कैन लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स। सो इट इज़ पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, because financial independence is not about big money, it's about that much money which can help you sustain. तो अगर आपका सस्टेन, आपका खर्चा ही 25-30 हज़ार रुपये है तो आप तो सस्ते में भी सस्टेन हो जाओगे। अब कोई इनकम कर रहा है 2 लाख रुपए महीना और उसका खर्चा 40,000 रुपये हो सकता है, तो 1,60,000 रुपये उसका प्रॉफिट है। अब 1,60,000 रुपये से वो 1,40,000 इन्वेस्ट कर देगा तो हो सकता है 7-8 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के कगार पे आ जाए। तो देन ही कैन लिव हिज लाइफ द वे ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ। तो दैट बिट इज इंपॉर्टेंट। बट आप सोचो कि मैं रिटायर हो जाऊं, मैं कुछ नहीं करूं, तो फिर तो वो जहन्नुम है। आप काम नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? और वो काम ना करना आपको 10 ही दिन पसंद आएगा, 11वें दिन मजा नहीं आएगा आपको। संजय भाई, एक सिनेरियो लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये कहता है कि भाई मेरा जो खर्चा है वो मान लीजिए 50-60-70-80 हज़ार रुपये है, मतलब महीने का, और मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, और क्या कहते हैं अगले 10 से 12 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ। तो उसके लिए मतलब कितना इन्वेस्ट उसको करना चाहिए राइट नाउ, और फिर उसका जो कॉर्पस है वो कितना होना चाहिए? इसके लिए कैलकुलेटर दे दे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, कैलकुलेटर का लिंक दे देता हूँ मैं नीचे। उसमें आप ये सारा डेटा डाल सकते हो। मैं आपको बताता हूँ उसमें आपको फैक्टर क्या करना है। सबसे पहले आपको फैक्टर करना है कि आपका आज का एक्सपेंस कितना है। उस एक्सपेंस में से आप EMI माइनस कर दो। ठीक है, देखिए आपके जो लोग क्या है, कभी कभी ना ओवर एस्टिमेट करते हैं। आपका 60,000 का खर्चा है, उसमें आपकी 25,000 की EMI है, बिल्कुल ये तो जिंदगी भर नहीं चलेगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसके बाद आपके बच्चों की 10,000 की फीस है, वो जिंदगी भर नहीं चलेगी, वो भी साफ हो जाएगी। ठीक है, तो आपका बेसिक जो खर्चा चलेगा घर जिससे चलता है वो है 25-30 हज़ार रुपये। अब वो 25-30 हज़ार रुपये को आज का खर्चा मानिए, और उस पर दो तरीके की इन्फ्लेशन लगाइए। एक होती है आपकी जनरल इन्फ्लेशन और एक होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जनरल इन्फ्लेशन होता है, आज मैं एक ब्रांड का दूध पी रहा था, वो 50 रुपये लीटर का था, अब वो 53 रुपये लीटर का हो गया, तो ये नॉर्मल इन्फ्लेशन। ठीक है, पर मैं पिछले साल X ब्रांड का दूध पी रहा था, अब मैं Y ब्रांड का दूध पी रहा हूँ, और Y ब्रांड बहुत प्रीमियम ब्रांड है, तो वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो गया। तो आप अपनी जनरल इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को फैक्टर करो। जनरली ये टोटल नंबर मिला के 8 से 9% होता है। ठीक है, अब 8 से 9% आपका खर्चा बढ़ना ही है हर साल। अब 10-12 साल बाद आपका नंबर आ जाएगा कि आपका 10-12 साल बाद कितना खर्चा होने वाला है।
उस खर्चे का 25 गुना आपके पास होना चाहिए। ओके, साल भर के खर्चे का 25 गुना आपके पास होना चाहिए, उसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाला नंबर कहते हैं। अब उस तक पहुंचने के लिए मैं ये मानता हूं कि आपके पास 12 साल है तो हम 12% का आपका इन्वेस्टमेंट पकड़ते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिए, आपको हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करना है। ठीक है, कितना स्टेप अप करना है? उतना स्टेप अप करना है जितना आपका लाइफस्टाइल प्लस आपका जनरल इन्फ्लेशन है। ओके, तो अगर आपका जनरल इन्फ्लेशन प्लस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 8% है तो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को भी 8% बढ़ाइए। उसके बाद इस कैलकुलेटर में नीचे नंबर आ जाएगा। पहला नंबर आएगा कि आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए कितना पैसा चाहिए, और उस इंडिपेंडेंस के लिए आपको 12 साल में रिटायर होना है तो 12 साल के लिए आज की एसआईपी कितनी होनी चाहिए, ये इसी कैलकुलेटर में आपको मिल जाएगा। ये लिंक में हम लोग नीचे दे देते हैं। बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा, मतलब डिस्कशन खुद ही में जाके जाएगा। देख तो संजय भाई, जो इन्फ्लेशन लोग कहते हैं कि यार आज का जो 50,000 है या 1 लाख है वो कल जाके इतना हो जाएगा, वो आपने इन्फ्लेशन से काउंटर कर दिया, जो बड़ा दो चीजों से काउंटर कर दिया। एक तो हमने इन्फ्लेशन से काउंटर कर दिया तो खर्चा ही आपको बिल्कुल नया वाला मिला। दूसरा हमने काउंटर किया एसआईपी को स्टेप अप करके, तो इससे आप बहुत पावरफुल बन जाते हो, फिर इससे आपको राइट नंबर मिल जाता है। फाइन, तो इससे हो जाएगा। संजय भाई, इसमें एक चीज़ और बताएं कि क्या कोई ऐसा मतलब म्यूचुअल फंड भी है जिस पे आप मतलब अगले 20 साल इन्वेस्ट कर दें और फिर आप ना आंख बंद करके सो जाएंगे यार मुझे देखूंगा भी नहीं इसके बारे में, निफ्टी 500, तो इस पे आप मतलब जा सकते हैं? निफ्टी 500 देश की टॉप 500 कंपनीज है। अगर यही नहीं चलेंगी तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। फिर तो करना क्या है? फिर पॉडकास्ट भी नहीं करें, फिर तो कुछ भी करने का मतलब नहीं। अगर निफ्टी 500 ही 20 साल में नहीं चला, क्योंकि देखिए निफ्टी 500 में अपने आप वो कंपनियां आएंगी जो नीचे से आ रही हैं। अच्छा, कोई स्मॉल कैप में से मिड कैप बनेगी, कोई स्मॉल कैप में से लार्ज कैप बनेगी, कोई मिड कैप में से लार्ज कैप बनेगी, कोई लार्ज कैप से गिर के मिड कैप में आ जाएगी, चलता रहेगा। तो इंडेक्स करेगा ना, मैं क्यों यहाँ हेडेक लूं? और मेरा एक्सपेंस रेशियो 20 पैसा होगा तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छा पैसा बना सकता हूं। तो इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर 20 years and doesn't want to even look at it and doesn't want to know how to analyze a mutual fund, please go for Nifty 500, stick to it, you'll make reasonable good money. बेस्ट एसआईपी स्ट्रेटजी संजय भाई ने बताई है। संजय भाई, ऐसी भी वीडियोस, Best है, राइट, सॉरी, राइट। तो संजय भाई, बहुत सारी वीडियोस मैं देखता हूँ जिसमें कहते हैं कि म्यूचुअल फंड का सीएजीआर आप 10 साल बाद देखोगे तो 20%, तो जब बात करते हैं ना कैलकुलेट करते हैं, वो कहते हैं अगर आपको 20% रिटर्न मिल गया तो इतना हो जाएगा। तो 20% क्या रियलिस्टिक रिटर्न है म्यूचुअल फंड में? और लोग ना इसको लिटरल चीज 20% तो मान के चलते कि नॉर्मल है, मरेंगे बहुत, देयर इन फॉर अ बैड शॉक। हम अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे करते हैं? हम तो 11 to 12% बोलते हैं। okay. अरे सर, फिर आपके पास आने का क्या फायदा? बोला चले जाओ, कोई चक्कर नहीं है, मत आओ। जिसके पास जाओगे जो 15-16 कमिट करेगा, फिर आप बताना मेरे को कैसे कमा रहा है 15-16%। देखिए 15-16% आप कैसे कर सकते हो उसका भी तरीका बताते। ठीक है। 2 तरीके हैं आपका रिटर्न्स को बेटर करने के, और वो दोनों आप नहीं कर पाओगे। ओके, बताइए। पहला तरीका है सेक्टोरल रोटेशन, हम नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता, और 99% लोग नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है सिप ऑन डिप, मैं कर सकता हूं, जनता नहीं कर सकती। हमारा सिंपल, हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनको एक रूल है, हमने आपको म्यूचुअल फंड्स बताए, एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया म्यूचुअल फंड्स का। अब हम भगवान नहीं है, हमें पता नहीं मार्केट में क्या होगा, किस दिन बजट खराब आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब जो भी आपका एमएफ टॉप से, अपने टॉप पॉइंट से 5% गिर गया, उसमें पहले लमसम कर दो, 10% गिर गया और लमसम कर दो। हमारे कुछ क्लाइंट्स उसको एकदम रिलीजियसली मानते हैं, क्योंकि यही वो पैसा है जो आगे जाके आपको 1%, 2% फालतू दे देगा, एक्स्ट्रा दे देगा। अब आप नीचे वाले लेवल पे सिप तो कर रहे हो, सिप तो चल रही है, पर अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा डाल दिया तो वो जो आपको रिटर्न देता है ना, वो मतलब बहुत किलर रिटर्न होता है। पर लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस टाइम तो डर आ जाता है, और हम वो डर के टाइम पे खरीद रहे होते हैं। तो बस ये थॉट प्रोसेस जो रखेगा वो एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हाँ, मार्केट मेहरबान हो गई, बीच में आपको एक फेज में अच्छा रिटर्न दे दिया, तो मार्केट उसके बाद आपको पीटेगी भी, क्योंकि मार्केट पर्टिकुलर फेज में मिल जाएगा रिटर्न। मिला ना 2020 से लेकर 2024 तक सबको मिला 25%, 30%, जो मनचाहा रिटर्न मिला है सबको। पर ये यू डोंट डिजर्व, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू इट, यू डिजर्व्ड इट बिकॉज यू स्टेड इन द मार्केट, बस। और आपको भी बताया भाई कि 100 लोग आएंगे तो 11 लोग ही 5 साल बाद टिकते हैं। बिल्कुल। और इसलिए मेरी इस बार एक्सपेक्टेशन थी कि बजट में 3 साल बाद एलटीसीजी को 0 कर दिया जाए, क्योंकि जब बहुत ही कम लोग टिक रहे हैं तो उनको बेनिफिट दे दो, इंसेंटिव दे दो कि यार चलो अच्छी बात है तुम टिके थे, रिवॉर्ड है हमारे लिए। पर नहीं हुआ। सही भाई, एलटीसीजी को मतलब 0 कर दीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशन थी, लोग बहुत सारा बात भी कर रहे थे कि कम करेंगे, बट क्या ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि यार अगले 15 साल के बाद हु नोज कि कितना एलटीसीजी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, 25-20% जा सकता है, मतलब 20% भी जा सकता है। तो फिर उस सिचुएशन में कैसे बंदा उसको टैकल करने के लिए क्या करे कि यार अगेन ये एक्सटर्नलिटीज है, हमेशा हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर आपको लगता है कि टैक्स बढ़ गया है तो आपको अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, या आपको अपने गोल का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं वो, क्या होता है ना, सत्य है
उसका क्या वो वर्ड होता है ना, परम सत्य। परम सत्य नहीं, वो मतलब इटर्नल अच्छा, ट्रूथ है, eternal truth। इटर्नल ट्रूथ है कि अगर इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया तो आपको या तो अपनी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी गोल को अचीव करने के लिए, या समय बढ़ाना पड़ेगा, आपकी चॉइस है। अब आप रो नहीं सकते इसको लेके कि अरे नहीं नहीं हाय राम, ये तो संजय सर बोल के गए थे कि 12,000 रुपए महीने में काम हो जाएगा, अब तो काम नहीं हो रहा है। अरे भाई मैं थोड़ी यार, मेरे को थोड़ी पता है 5 साल बाद क्या होने वाला है, सरकार क्या करने वाली है क्या नहीं कर। अभी यूके में हमारे क्लाइंट्स है, इतने दुखी हैं, पिछले साल उन्होंने वो डाल दिया टैक्स कि अगर आपका ग्लोबल कहीं से कैपिटल गेन्स होता है तो आपको यूके में भी टैक्स देना पड़ेगा 28%। अरे अब हो गया, अब क्या करें। अब तुम तो कंट्रोल करते नहीं हो यूके के लॉज को, तो भाई तो आपको ये सब फैक्टर करके चलना पड़ेगा। अनसर्टेनिटीज आएंगी लाइफ में, आपको उसको झेलना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, या तो टाइम बढ़ा दो कि भाई मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट 40 में होना चाहता था, टैक्स बढ़ गया, ठीक है मैं 42 में हो जाऊंगा, 43 में हो जाऊंगा, और क्या कर सकता हूं मैं। ये जीवन है भाई, सर्टेनिटी कुछ नहीं है यहाँ पे। संजय भाई, अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन म्यूचुअल फंड है, हर घर में होता है, आपने लास्ट टाइम भी कहा था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो लोगों का उस पर भी सवाल आता है, उस पर भी वीडियो, मतलब आजकल ना हर किसी चीज़ पे वीडियो है यूट्यूब पे, और लोग लिटरली परेशान हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, क्योंकि उनको परेशान करने वाले भी बहुत सारे हैं, मतलब समझाने वाले आपके जैसे कम है थोड़े। आप अब यहाँ आप लोग कम है, परेशान करने वाले बहुत है। तो लोगों का ये कहना आता है कि यार ये इतना हाई फंड है और ये आगे चलेगा नहीं, परफॉर्म नहीं करेगा, तो क्या ये थीसिस इनकी ठीक है? देखिए उस फंड ने हिस्टोरिकली सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 10 रुपये का फंड 2019 में आया था, सॉरी 2013 में आया था, और आज 2025-26 में इट इज स्टैंडिंग एट 92-93 रुपीज़, 9 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 13 ईयर्स इज अ फिनोमिनल फंड। इसको आप ऐसे देखिए कि अगर अगले 13 साल में उसने फिर से 9 टाइम्स कर दिया तो उसका एक यूनिट 800 रुपये का होगा, और उसके अगले 13 साल में फिर से अगर उसने 9 टाइम्स कर दिया तो उसका एक यूनिट 7,200 रुपये का होगा। तो जिसने अगर 10 लाख रुपए डाले होते 2013 में, और अगर वो इतना साल रुक जाए और इस तरह की कंपाउंडिंग रहे, तो उसके पास 720 करोड़ रुपीस होंगे। ओके, आई थॉट कम होगा। आपके कैमरामैन का जो रिएक्शन आया, मजा आ गया मेरे को, ये देख के सबसे ज्यादा मजा आया। ठीक है, वो ऑडियो चेक तो नहीं कर रहे। वो चले से ऑडियो गलत हो गया मेरा। मुझे भी लगा कि आप कम करेंगे। हाँ, तो ये मैथमेटिक्स है। 1 लाख रुपए 72 करोड़ बनता, 1 लाख रुपीज वुड हैव बिकम 72 करोड़ रुपीज, बट 10 lakhs would have become 720 crore rupees। संजय भाई, ऐसे जो लेगेसी फंड्स हो रहे हैं और वो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब आपकी ओपिनियन आई वुड वांट टू। I believe they can, because the fund manager is great. Their style of investing is value investing. They do not run under FOMO. उनको FOMO नहीं होता है। और पराग पारिक, let me tell you, is not the best return giving fund in its category. It is the best risk adjusted returns giving fund. ओके, अब आप बोलो सर इस स्टेटमेंट का मतलब मैं क्या? वही, हाँ, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि निवेशक कोई फंड को क्यों छोड़ के जाता है। एक ही बड़ा कारण होता है, वॉलेटिलिटी। भाई कल 200 रुपए का था वैल्यू, आज 180 हो गया, तो उसको झेल नहीं पाता। पराग पारिक हैज ऑफर्ड द लोएस्ट वॉलेटिलिटी विद अ ग्रेट रिटर्न। तो इस मेजर को कहा जाता है शार्प्स रेशियो, और ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, विच इज अ लेगेसी फंड, 30 साल पुराना फंड है, एंड इट इज ऑल्सो डन वेरी वेल। लेट मी टेल यू, 10 रुपए का फंड था 30 साल पहले, जो आज 2100 का हो गया, तो उसने भी अच्छा पैसा बना के दिया लोगों को। उसका जो शार्प्स रेशियो है वो करीबन 1.4 है। ठीक है, उसके रिटर्न्स जो हैं, अगर आप देखें 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न्स जो हैं, वो पराग पारिक से ज्यादा है। ओके, बट उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो 12% है, यानी कि अपने एवरेज प्राइस से वो 12% ऊपर जाता है, 12% तक नीचे जा सकता है। ठीक है, यहीं पराग पारिक ने का जो शार्प्स रेशियो है वो 1.8 है, तो ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो 8% है। तो किसी व्यक्ति का पराग पारिक में टिके रहना के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और उधर ही निफ्टी 500 जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स है, उसकी वॉलेटिलिटी करीबन 14% है। ओके, तो इट वॉज ईजियर टू स्टिक इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एज कंपेयर टू स्टिकिंग इन इवन द इंडेक्स ऑफ निफ्टी 500। उस लेवल का रिस्क मैनेज करता है पराग पारिक। तो आपको लगता है यार वो मैनेज नहीं कर सकता रिस्क? अभी पिछले साल के रिटर्न्स में भी वो पॉजिटिव रहा है, निफ्टी को, अपने बेंचमार्क को उसने बीट किया है, उसने कंटिन्यूअसली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। देखिए आप रिटर्न्स को ना इस तरीके से नहीं देख सकते, इसने तो 6% दिया, आपको ये देखना उसके बेंचमार्क ने कितना दिया। भाई मैं आपको बोलता हूं मेरे को मैथमेटिक्स में 40 आए, अच्छा है कि बुरा है? और डिपेंड करेगा कि कितने में से आए। मुझे अगर इसका 100 में से आता, मुझे इसका जवाब आ गया, क्योंकि लास्ट टाइम आपने ये सवाल किया था।
तो अगर 50 में से है तो ग्रेट है ना। बिल्कुल। तो वही 40 अच्छा भी है बुरा भी है। तो अगर 8% या 6% पराग पारक ने एक साल में रिटर्न दिया है तो लोगों को लगा एफडी से कम दिया है, पर आपका बेंचमार्क एफडी नहीं था, आपका बेंचमार्क निफ्टी 500 था। उसने पहले दिन ही बोला था मेरा बेंचमार्क निफ्टी 500 है, मेरे को इससे कंपेयर करना, उससे बेटर कर रहा है। सो डोंट वरी, दीज फंड्स लुक एट देयर शार्प्स रेशियो, लुक एट देयर वॉलेटिलिटी। अगर आप जो है वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते हो तो आपके लिए बेस्ट है कि इस तरीके के फंड्स पकड़ो जिनकी वॉलेटिलिटी बहुत कम है। और वो क्यों है? क्योंकि इनमें ये लोग डेट का पोर्शन रखते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट में अगर 1,20,000 करोड़ का AUM है तो ऐसा नहीं है पूरा 1,20,000 करोड़ इन्होंने इक्विटी में ठोका हुआ है, उसमें डेट का भी पोर्शन होता है और वो डेट का पोर्शन एक कुशन बन के इनको देता है। और उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, पोर्टफोलियो भी क्रिएट किया हुआ है, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। फाइन संजय भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ उससे दूसरे भी आंसर्स आ जाएंगे कि इसी पे बात कर लेते हैं, उससे समझ में आएगा कि पराग पारक में आपने कहा फंड मैनेजर्स जो है वो बढ़िया है। अगर फंड मैनेजर किसी फंड का चेंज होता है, फॉर एग्जांपल इनका चेंज होता है, तो क्या लोगों को वरी करना चाहिए कि परफॉर्मेंस तो चलो ठीक है लेकिन अब फंड मैनेजर चेंज हो गया, उसकी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी? क्या एक फंड मैनेजर के बदलने से स्ट्रैटेजीज ये सब चीज़ें बदल जाती हैं, फिर परफॉर्मेंस डिप कर सकती है? देखिए, अभी मोतीलाल ओसवाल के जो स्टार फंड मैनेजर थे निकेत शाह, उन्होंने छोड़ दिया, रिसेंटली उनका पोस्ट आया था लिंक्डइन पे। अगर एक फंड हाउस होता है बड़ा तो ना उनकी एक थीसिस होती है। डेफिनेटली मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि फंड मैनेजर का अपना भी एक योगदान होता है, पर उनकी एक थीसिस भी होती है। अब क्या मोतीलाल ओसवाल निकेत के बिना खत्म हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग कॉन्ग्लोमरेट, यू हैव रामदेव अग्रवाल, और उन्हीं का माइंड फ्लो कर रहा होता है। आपको फंड मैनेजर से ज्यादा देखना है प्रमोटर। जैसे PPFAS में राजीव ठक्कर है, तो राजीव जी का जो ही इज द CEO ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस एक तरीके से, तो उस केस में वो तो छोड़ के जाएंगे नहीं और वही पूरे फंड को कंट्रोल कर रहे हैं। बट येस, इन शॉर्ट टर्म अगर फंड मैनेजर छोड़ के जाता है, अभी जैसे रिसेंटली आई थिंक एक्सेस स्मॉल कैप का जो फंड मैनेजर थे वो ग्रो चले गए, तो ये तो चलता रहता है, इंडस्ट्री का नॉर्म है, तो चलता रहता है। बट एक फंड हाउस की भी अपनी एक थीसिस होती है, और जो फंड हाउसेस ऑलरेडी बहुत साल से ऑपरेट कर रहे हैं दे आर रीजनेबली ओके विद देयर थीसिस। कभी किसी का टाइम अच्छा आएगा, कभी किसी का टाइम खराब आएगा, बट आप बस ये देखिए कि उस फंड ने जो है कंटिन्यूसली बीट किया होना चाहिए अपने बेंचमार्क को और अपने इसको, और वॉलेटिलिटी आप झेल सको उतना उस फंड को, मतलब तभी उस फंड को लेना, नहीं तो मत लेना। फाइन संजय भाई, एक चीज़ और आएगी यहाँ पे। आजकल ये भी होता है कि अभी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मार्केट डाउन है, डराने वाली वीडियोस हमेशा रहती है, लोग ये भी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है ना अभी ओवर हाइप प्रोडक्ट बन गया है। हर कोई SIP सही है, हमने इतने एड्स देख लिए, ये सब देख लिए, और लोगों को मिल उतना नहीं रहा है, और जो जल्दी के चक्कर में रहता है, और उनकी बात उनके लिए वो ठीक भी हो रहा है क्योंकि उनको जल्दी बहुत अच्छी बात है, कचरा निकल जाएगा, और वो मिल नहीं रहा है। तो क्या म्यूचुअल फंड ओवर हाई प्रोडक्ट है? उनकी एक वजह ये आती है कि यार म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट इतने हो गए, जितने भी AMC के CEOs हैं वो चैनल पे आते हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं, और वो अपनी बात बोलते हैं, और वो दिखाते हैं निफ्टी इतने वक्त में इतना हो जाएगा, 12 से 13% रिटर्न बन जाएगा। और इसमें जो एक बात आती है कि क्योंकि वो AMC के CEOs हैं, बड़े फंड हाउस चला रहे हैं, तो उनको तो ये कहने कि उनका धंधा है, तो लोग कंफ्यूज जाते हैं कि यार ये बात सही भी है, उनसे लें ये बात, ना लें, क्योंकि वो अपने धंधे की बात कर रहे हैं, वो गलत तो बात करेंगे नहीं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि यार निफ्टी रिटर्न नहीं देगा, 8% देगा, बात ही नहीं करेंगे वो 8 की, वो 12-14 ही बात करेंगे। देखिए, अगर निफ्टी 8% रिटर्न देने लग गया, 7-8-9%, तो आपका FD भी कम होंगे। आपको ना कंपैरिजन से दुनिया चलती है। इंडिया का अभी AUM, टोटल AUM पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इज समवेयर अराउंड $0.9 ट्रिलियन। चाइना का 5.5 है, US का 31 है। कहाँ है हम अभी? वी आर नोवेयर। कोई पेनिट्रेशन ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं है, बिहेवियर नहीं है। मेरे को लगता है हमारे इन्वेस्टर का राइट बिहेवियर आने में अगला 5-10 साल लग जाएगा। बिल्कुल, अभी तो बिहेवियर ही नहीं है ना। अभी तो वही थोड़ा एक साल रिटर्न नहीं मिला तो छोड़ के जा रहे हैं, 100 में से 11 लोग ही 5 साल से ऊपर टिक रहे हैं। तो ये तो बिहेवियरल, मनी इज अबाउट बिहेवियर, इट्स नॉट अबाउट मनी इटसेल्फ, इट्स अ लॉट अबाउट बिहेवियर। ठीक है, तो अभी तक तो जब तक बिहेवियर ही डेवलप नहीं हो रहा है तो इंडस्ट्री को मैं कैसे बोल दूं कि ये ऑलरेडी ओवर हाइप्ड हो गई है? क्या होता है ना एस भाई, अगर ये वही बात होगी कि अगर मैं जब गोल्ड 25,000 था किसी को बोले कि गोल्ड 2 लाख जा सकता है तो कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही। वी कांट थिंक व्हाट कैन हैपन। कंपाउंडिंग का मैजिक कोई समझ ही नहीं पाता। वॉरेन बफेट ने जब बर्कशायर हैथवे ली थी, उसका एक शेयर $19 का था, आज $7.5 लाख का है। अगर आप उनसे भी पूछते ना उस दिन, तो वो भी नहीं सोच पाते कि मैं इसको $7.5 लाख तक लेके चला जाऊंगा। और अगर आप उनके रिटर्न्स देखें तो उन्होंने भी S&P 500 को हर साल नहीं बीट किया। मैं आपको दिखा सकता हूं,
उन्होंने वो तो अपनी रिपोर्ट में छापते हैं ना। Exactly. आप लेटेस्ट रिपोर्ट ओपन कर लीजिए 2024 का, आई थिंक 25 का आया नहीं अभी तक, पर 2024 की रिपोर्ट है। आप देखेंगे कि उसने हर साल इनको बीट नहीं किया है S&P 500 को। किसी किसी साल S&P 500 पॉजिटिव और वो बहुत भारी तरीके से नेगेटिव है, पर उन्होंने ओवरऑल में S&P 500 को 9% से बीट किया, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। पर वो एक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो बैठे हुए हैं, वो फंड मैनेज कर रहे हैं, और हर जन उनकी तरफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लेवल का पेशेंस, उनके लेवल का अंडरस्टैंडिंग किसी को है ही नहीं। वो सिखा रहे हैं अपनी तरफ से, बट कोई सीखना थोड़ी चाहता है, सुनना चाहता है, सीखना नहीं चाहता। सो प्लीज डोंट वरी, म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट वेज यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस मार्केट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स हु डू नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक समझ आता है तो आप प्लीज़ खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्टॉक्स खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं खरीदता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं आता है, और मैं खुद CFA हूँ, मतलब एक ऐसी डिग्री है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है अपने आप में फाइनेंस की, पर मेरे को नहीं समझ आता क्योंकि मेरे को लगता है अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, बाहर कब निकलना है ये नहीं समझ आएगा। एंड इफ यू फील दैट यू हैव अंडरस्टूड अ ग्रेट कंपनी, उसमें भी आप SIP के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हो, धीरे धीरे आप डालते रहो पैसा उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना ये सीखा था, मेरे एक बहुत अच्छे मेंटर थे, मेरे फादर के ब्रोकर हुआ करते थे, ओनाली रूपानी, एंड ही वाज सब ब्रोकर ऑफ मोतीलाल ओसवाल। तो मेरी इंटर्नशिप वहाँ हुई थी, तो इंटर्नशिप के बाद मेरे को यूरोप पढ़ने जाना था, तो उन्होंने मेरे को, हम लोग ने एक शेयर खरीदा था वर्लपूल, नो रिकमेंडेशन, जैसे कि एग्जाम्पल की तरह, तो 100 रुपये का शेयर था वो, और कुछ 2 महीने के अंदर वो 120 हो गया। तो हम तो राजा हो गए, भाई साहब अपन भगवान है, तो बेच दिया, क्योंकि मैं यूरोप जा रहा था पढ़ने के लिए, मैंने चलो बेच देता। जब मैं वापस आया यूरोप से पढ़ के, वो शेयर 140 का हो गया था। तो मैंने ओनाली सर को बोला, मैंने बोला सर ये, ओनाली सर मेरे को बोले संजय आई स्टिल थिंक दैट इट हैज़ वैल्यू, यू शुड बाय। आई सेड सर मैं तो 120 का बेच के था, मैं 140 में कैसे खरीद लूँ? तो बोले बेटा ये ऐसे नहीं सोचना होता, आपको ये सोचना होता कि आज 140 का खरीद का 210 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, या 200 होगा कि नहीं होगा। एंड दैट्स वेयर पीपल मिस आउट। हम हमारे मन में एक प्राइस एंकर बना लेते हैं कि ये इसका प्राइस था, आज ये महंगा हो गया, गोल्ड महंगा हो गया। गोल्ड कंपैरेटिवली महंगा हुआ है, ठीक है, गोल्ड महंगा है कि नहीं है ये हमें भी नहीं पता, पर कंपैरेटिवली महंगा हुआ। 10 साल पहले से आज महंगा हो गया, रिलायंस भी 10 साल पहले से आज महंगा हो गया, TCS भी आज 10 साल पहले से महंगा हो गया, निफ्टी भी आज 10 साल पहले से महंगा हो गया। सो आपको ये सब नहीं सोचना है, कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। देयर विल बी 2-3 इयर्स इन लाइफ जब आपको कोई रिटर्न्स नहीं बनेगा, पर उस टाइम पे आप यूनिट्स अक्यूमुलेट कर रहे हो। हम मार्केट में मंदी कभी नहीं आती, मार्केट में मंदी कभी नहीं आती। जब मार्केट ऊपर जाती है तो यूनिट का प्राइस ऊपर जाता है, जब मार्केट नीचे जाती है तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर चले जाते हैं। हमारे मार्केट में कभी मंदी नहीं आती। आज तो मैं यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, आज तो टाइम है पैसा बनाने का एक तरीके से। सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, बट फॉर दैट यू नीड एक्सट्रीम क्लैरिटी ऑन व्हाई डू यू नीड द मनी, व्हेन डू यू नीड द मनी, हाउ मच मनी डू यू नीड। बिल्कुल, आपको ना दोबारा से वो चीज़ देखनी पड़ेगी। हम बात कर चुके हैं इस सवाल के आंसर के लिए। संजय भाई एक चीज़ और है, जो मतलब इसको कंटिन्यू करते हैं इसी सवाल को, जो AMCs के CEOs आके बात करते हैं, तो बंदा उनसे क्या चीज़ सीखे, क्या फिर उनकी बात सुनना बंद करे क्योंकि वो धंधे की बात करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए AMCs के CEO कोई, दे आर नॉट वेरी मतलब अनएजुकेटेड पीपल। इफ़ यू सी कोटक के CEO हैं, नीलेशा सर हैं, ये लोग कितने लेजेंड्स हैं। राधिका मैम हैं, लेजेंड है, उनकी एक एक बात गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, क्या सिंप्लिसिटी से वो समझाती है। हम उनसे बहुत कुछ सीख के आगे सिखाते हैं लोगों को। तो माय पॉइंट इज, ये कोई कम लोग नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए का EUM लेके बैठे हुए हैं। आशीष सोमैया सर के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, ब्रिलियंट गाय, वाइट ओक के जो CEO हैं, और इनकी थीसिस आपको इनके फंड्स में दिखेगी। प्रॉब्लम इज विद अस, नॉट विद देम। हम रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं, वो तो आपको एजुकेट कर रहे हैं, हम रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं। कौन सा टॉप म्यूचुअल फंड है, कौन सा बेस्ट म्यूचुअल, हम वो देख रहे हैं ना, वो तो ठीक है। आप मत देखिए ना ये सब, आप गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग करना सीखिए और मजे से रहिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। फाइन संजय भाई, अब बात करते हैं कि SIP कब स्टॉप करनी चाहिए, सॉरी म्यूचुअल फंड कब स्टॉप करना चाहिए। अक्सर ये भी आता है, लोग कहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड कब स्टॉप करे बंदा, और क्या क्या चीज़ें देखे जिसके बाद ये स्टॉप करना चाहिए? देखिए, वंस अगेन, अगर आप इंडेक्स में हैं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडेक्स इज इंडेक्स। बिल्कुल ठीक है, आपने निफ्टी 500 में डाल दिया, अब निफ्टी 500 ही नहीं चला तो नो प्रॉब्लम, क्या कर सकते कहीं और जाएगी नहीं, वेट करो। हाँ, कहाँ जाओगे? उल्टा उस साल आपको SIP करने में। आपको एक मजेदार डेटा दूं अय्याज भाई, 41 साल की मार्केट रिसर्च की गई, उसमें देखा गया कि हर साल मार्केट जो है मिनिमम एक बार 10% नीचे गई है, हर साल 41 साल में, ठीक है। और उसमें से सिर्फ 5 साल मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुई है। ओके, वापस बोलूं? बिल्कुल बताइए लोग। 41 years, every year
द मार्केट हैज गॉन डाउन बाय 10%. 10 मतलब अगर समझो वो 25,000 थी तो वो 23,500 गई है. 23,500 गई। बट 36 आउट ऑफ 41 ईयर्स मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 10% नीचे पे खरीदा होता तो उसी साल आपको प्रॉफिट बन जाता. फॉरगेट अबाउट कंपाउंडिंग होती, वो तो आपका मैजिक हो जाता. बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं उसी साल प्रॉफिट हो जाता. और 36 आउट ऑफ 41 टाइम्स, क्या प्रोबेबिलिटी है? एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 87.5% चांस है कि आप उसी साल में प्रॉफिट करते, नहीं तो ऑलमोस्ट 100% चांस है कि तीसरे साल तक आप प्रॉफिट कर लेते. अब आपको इससे ज्यादा मतलब क्या और- चाहिए भाई? एग्जैक्टली। बट अब वहां बिहेवियर आ जाता है कि आप लो पे नहीं खरीदोगे, लो पे आप बेचना चालू कर दोगे. और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको वो 2% ज्यादा कमाना है तो आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेंगी. सेक्टोरल रोटेशन, जो सीखना नामुमकिन है हमारे लिए. बिल्कुल। नामुमकिन इसलिए है क्योंकि आप जॉब कर रहे हो. अगर आप छोड़ के करोगे तो 2-3 साल में सीख जाओगे. उसमें भी पहले गलतियां होंगी, उस गलती के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर शायद ही सीख जाओगे आप. दूसरा, आपको सिप ऑन डिप करना पड़ेगा. ये एक बिहेवियर है जो आप और मैं कर सकते हैं. बस इस बिहेवियर को भी हमने किया तो हम 2%, 3% दुनिया से फालतू कमा लेंगे. फाइन संजय भाई, आपने ये मतलब इस प्रोबेबिलिटी की चांस दी कि 87% चांसेस है कि आप प्रॉफिट में निकल जाओगे उसी साल में जिस साल मार्केट 10% गिरी है. इसमें एक चीज़ और आती है कि लोग बॉटम फाइंड करने के चक्कर में रहते हैं कि बॉटम हमें मिलना चाहिए. तो बॉटम फाइंड करना फंडामेंटली, क्या ये फंडामेंटल्स चेक करके ये पॉसिबल है या फिर आम आदमी के लिए नहीं? नेवर पॉसिबल है. अब इसके लिए आपको बेटिंग स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी. आप कसिनो जाते हो ना, कसिनो से भी कुछ सीख के ही आ सकता है ना आदमी, हर जगह से कुछ सीख सकता है. तो कसिनो में एक बेटिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसे मार्टिंगेल कहते हैं. ओके. मार्टिंगेल क्या कहती है कि जैसे जैसे नीचे जाए डबल डाउन करो. तो फॉर एग्जाम्पल आपने 3 लेवल बना लिए. आपने बनाया 10%, 25%, 30%, 50%. मार्केट 10% करेक्ट होगी, मैं 1 लाख रुपए डाल दूंगा. मार्केट 25% करेक्ट हो गई और गिर गई, मैंने 1 लाख डाले और भी गिर गई, तो मैं क्या करूंगा? मैं 2 लाख डाल दूंगा. ओके. ठीक है. मार्केट 50% गिर गई, मैं क्या करूंगा? 4 लाख डाल दूंगा. अब क्या हुआ? अब जब आपने 50% के टाइम 4 लाख डाला ना, तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो उसके आसपास निकलेगी, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा नीचे डाला है. अगर वो मार्केट 3 साल में वापस आ गई, 3 साल बोल रहा हूं, 1 साल नहीं बोल रहा हूं, 3 साल वेट करो, आप शांति से बैठ जाओ, नहीं आई मार्केट वापस, ठीक है, तो आपके पता है क्या रिटर्न्स होंगे? 17% कंपाउंडेड रिटर्न निकल जाएगा. 17% कंपाउंडेड रिटर्न सिर्फ निकलेगा. वापस आने पे, सिर्फ अभी तो वो बड़ी नहीं है, अभी तो सिर्फ वो पॉइंट पे आई है जहां उससे वो गिरी थी. अब आप बोलोगे सर जापान जैसे 32 साल हो गया तो तब क्या होगा? 17%. नो प्रॉब्लम. उस केस में आपका रिटर्न 5% बन जाएगा. जब एफडी का रिटर्न माइनस में था तो आपने फिर भी एफडी से ज्यादा कमा लिया. भाई साहब मैं बता रहा हूं, मैजिक है ये सब चीजें, मैजिक है. आप सोच रहे हो मैं कितना कन्विक्शन के साथ आपके सामने बैठ के ये बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस कन्विक्शन को फील कर चुका हूं, मैं जी चुका हूं इस कन्विक्शन को. अब मत डरिए यार. हां, किस चीज से डरिए वो भी बता देता हूं. स्टॉक में मार्टिंगेल नहीं करिए, बिल्कुल मत करिए. किस में करिए? इंडेक्स में करिए, क्योंकि इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता, स्टॉक जीरो हो सकता है. जेट एयरवेज जीरो हो गया, किंगफिशर जीरो हो गया, आइलैंड एफएस जीरो हो गया, डीएचएफएल जीरो हो गया, गीतांजलि जेम जीरो हो सकता है. पर क्या निफ्टी 50 जीरो होगा? नहीं. निफ्टी 500 जीरो होगा? नहीं होगा ना. 50% गिरेगा ना. मैं तो वेट करता हूं. तो अयाज भाई देखो, ये एक मैसेज आया मेरे को, एंड मार्केट्स आर डाउन, यू ऑल्सो नो राइट नाउ. बजट के बाद थोड़ा सा इंपैक्ट आया, एंड दिस मैसेज गिव्स मी सो मच कॉन्फिडेंस. वन ऑफ आर पीपल जिनका हम फंड देखते हैं, तो उनका मैसेज आया. पहला मैसेज उन्होंने लिखा है कि आई हैव अराउंड 6 लाख रुपीज. संजय सर ऑलरेडी मेड प्लान फॉर लमसम फॉर मी एंड यू नो दिस एज वेल, सो just wondering if I should stick to the same plan or Sanjay sir can suggest some new options as per current market situation. Example, invest more in silver or gold ETFs. Please let me know where to invest. ओके. अभी मार्केट गिरी हुई है और वो और ये ज्यादा 6 लाख invest रुपए डालना चाहते हैं. अब ये माइंडसेट जिसको आ जाता है ना, और ये क्यों है? क्योंकि मेरे को तो पता है कौन है मेरे इन्वेस्टर हैं. तो इनका विजन है आई थिंक 12 to 14 ईयर्स का. Okay. तो ये तो ही वांट्स टू लैप Exactly. दिस हर अपॉर्चुनिटी. opportunity को. अरे भाई मत जाने देना इस अपॉर्चुनिटी को, सर खानी है ये अपॉर्चुनिटी. अपने को तो 14 साल बाद पैसा चाहिए, तो आज डबल डाउन करेंगे हम. तो दैट इज हाउ यू विन. अब मैं आपको ना एक और चीज बताता हूँ. आपने एक कहावत सुनी होगी कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट जब पैसा डालते हैं किसी कंपनी में, तो 10 में से 9 कंपनी परफॉर्म नहीं करती, एक परफॉर्म करती है. ठीक है, एक परफॉर्म करती है, 2 एवरेज करती है, 7 मर जाती हैं. अब फिर वीसी पैसा कैसे कमाएगा? हाँ बिल्कुल. अगर 10 में से 9 इन्वेस्टमेंट मर रही हैं, 7 इन्वेस्टमेंट मर रही हैं, 2 एवरेज निकलती हैं और 1 ठीक निकलती है, तो वीसी कैसे कमाएगा? पता है कैसे कमाएगा? क्योंकि पहले राउंड के बाद उसको समझ आ जाता है कि ये कंपनी में दम है, फिर वो दूसरे राउंड में फिर से पैसा डालता है, फिर वो तीसरे राउंड में फिर से पैसा डालता है.
उसे हम कहते हैं डबलिंग डाउन, मतलब डबल डाउन कर रहे हैं, उसी में पैसा डाले जा रहे हैं। कैसे कोई अपन कंप्यूटर पे जाते हैं, एक फोल्डर पे जाते हैं, फिर उसको डबल क्लिक करते हैं, फिर से डबल क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें उसके अंदर जाना है, डीप जाना है। इस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, और यही रिच पीपल माइंडसेट है। पुअर माइंडसेट है जैसे गिरे बेच दो, डर में आ जाओ, लोगों को फोन करो। और रिच पीपल माइंडसेट है नीचे गिरा है, अगर अच्छा एसेट है, जैसे मैंने कहा स्टॉक्स में नहीं करना, ठीक है, स्टॉक्स में नहीं करना, आप ईटीएफ में करो, इंडेक्स में करो, गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, कहीं नहीं जा रहे, ये कहीं नहीं जा रहे, यहीं है, तो आपको फायदा मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। जो हमने डेटा भी बता दिया, 36 आउट ऑफ 41 ईयर्स यू विल मेक मनी। संजय भाई, आपने बताया कि डबल डाउन करना, जब मार्केट नीचे गिरे तो अपनी एसआईपीज, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। अक्सर ऐसी सिचुएशन आती है कि जो मंथली सैलरी पे है कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता, क्योंकि वो डाल चुका होता है, बहुत सारे ऊपर डाल चुके होते हैं, फिर नीचे बैठ के टेंशन में आ जाते हैं। एक ऑप्शन और आता है, लोग ये भी बात करते हैं कि यार आप लोन ले लो, मैंने देखा ऐसा कि लोन ले लो और मार्केट नीचे गिरी हुई है तो उसमें इन्वेस्ट कर दो, ताकि जब मार्केट 10% करेक्ट है तो उसमें डाल दिया और फिर ऑफ कोर्स आप प्रॉफिट बना लोगे। तो ये कैसा तरीका है? बिल्कुल नहीं करना, जिंदगी में ये काम कभी नहीं करना, चैन की नींद नहीं ले पाओगे, क्योंकि उस 10% के बाद एक और 10% गिर गया ना, तो आप फिर मतलब आई डोंट वांट टू यूज दोज वर्ड्स, बट बहुत बुरी हालत हो जाएगी आपकी। सो प्लीज डोंट डू दैट। नेवर टेक लोन फॉर एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिक्स्ड एसेट्स पे आप लोन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फिक्स्ड इन नेचर होता है। और लोन जब लेना होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि जिस एसेट में डाल रहे हो उसमें अप्रिसिएशन क्या है। लोन लेना होता है तो ये समझना होता है आप इसकी ईएमआई भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे। बिल्कुल, आपको अफोर्डेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, इनकम की अफोर्डेबिलिटी। तो प्लीज डोंट डू दिस एट ऑल, नॉट रिकमेंडेड। संजय भाई, एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में जाने के लिए क्या चीज़ देखनी चाहिए, और फिर हाउ टू मूव इनटू दैट न्यू म्यूचुअल फंड? देखिए, म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड मूव करने के कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अब उसको आप इवैल्यूएट कैसे करोगे? आपका वो रूल्स सेट होने चाहिए कि बेंचमार्क के अगेंस्ट, कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट, शार्प्स रेशियो, वॉलेटिलिटी, ये सब जो रूल्स होते हैं, आप कैप्चर डाउन कैप्चर रेशियो, ये सब देखना पड़ता है। ये पहला कारण हो सकता है। अब जब आप पहला कारण से शिफ्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा, इनकेस अगर उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। अगर आपके कुछ यूनिट्स 1 साल पुराने थे तो उस पर आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा, और उसमें जो लॉस हुआ होगा उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मिल जाएगा जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये पूरा टैक्सेशन का रिजीम आपको उसके लिए समझना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा तो एजुकेट अपने आपको करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ हो सकती है कि आप जो है सोच रहे हो कि मैं अब एग्जिट ही कर जाता हूँ, मेरे को पैसे की आवश्यकता है, तो ये एक वो भी किया जा सकता है। आपने कर दिया, फिर आपने टैक्सेस भर दिए। तीसरा कारण ये होता है कि आप कह रहे हो कि भाई मेरा जो गोल है ना करीब आ रहा है, 3 साल ही रह गए, तो अब मैं इक्विटी पे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखना चाहता, मुझे डर लग रहा है, तो आई विल मूव टू डेट म्यूचुअल फंड्स नाउ। तो आपने क्या किया, यहाँ से पैसा निकाला और डेट में शिफ्ट कर लिया ताकि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी रहे। तो आई थिंक ये एक कारण होगा, बट अगेन टैक्स का इंप्लीकेशन आएगा। चौथा एक तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, जिसे हम कहते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। ओके, अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, समझने की चीज़ है कि समझिए मेरे पास 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो गया है। अब अचानक से मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता आई है, बट मुझे पता है मैं ये 10 लाख रुपए अगले 1-1.5 साल में पूरे कर दूंगा, मेरे को कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, पर अभी अर्जेंटली मेरे को जरूरत है। तो पहला है कि आप 10 लाख का फंड तोड़ो। अब 10 लाख का फंड तोड़ोगे तो 1-आधा लाख तो आपको टैक्स लग जाएगा, तो आपका ये हो गया। कंपाउंडिंग का लॉस होगा, जो उसमें कंपाउंडिंग हो रही थी वो भी लॉस हो जाएगा, और आपको भी पता है आप पैसे जो है दे ही दोगे, 1-1.5 साल में आप दे दोगे, 2 साल में दे दोगे। और 10 लाख का ब्याज इंटरेस्ट आपको पता है कि साल का कितना आएगा, चलो 9% आएगा, तो मेरे को 90,000 यानी 7,500 रुपये महीना देना है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी इनकम आ रही है तो मैं 7,500 दे दूंगा। तो बेस्ट वे टू डू इज लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। ना आपको टैक्स का इंप्लीकेशन आता है, ना आपकी कंपाउंडिंग ब्रेक होती है, और आपका जो काम है वो भी पूरा हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक लेवरेजेबल एसेट आ चुका है। तो ये एक और तरीका होता है अगर आपको छोटा पैसा निकालना हो और आपको कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब ना करना हो। संजय भाई, किन सिचुएशन में लेना चाहिए ये भी बता दीजिए, क्योंकि वरना लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड सुन के ना लोगों को लग जाएगा अच्छा ये भी लोन लेने का नया तरीका है। लोन लेने का तरीका है ओनली फॉर सर्टेन रीजन। हो सकता है आपको बच्चों की फीस भरनी हो, अभी शॉर्ट पड़ रहे हो आप बच्चों की फीस देने से,